नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 18 जुलाई और अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत सारी खबरें हैं जो आपके लिए लेकर आई हूं। देखिए, अमेरिका के बीच तनाव की लपटें एक बार फिर से तेज हो रही है। अमेरिका ने ईरान पर 7वीं रात को भी हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि उनका मकसद ईरानी मिलिट्री को कमजोर करना है। ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को बताया कि ईरान के कई प्रांतों में यूएस के हमले में कम से कम 38 लोग मारे गए हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमलों में पुलों, बिजली की सुविधाओं, चाबहार की शाहिद कलंतरी पोर्ट पर मैरीटाइम कंट्रोल टावर समेत सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। और अगर इस वक्त बात की जाए जो कि लेटेस्ट हमले हैं, वो भी हम आपको बता दें कि किस तरह से हमले हुए हैं। तो ईरान की बहुत सारी जगहों पर हमले हुए। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक हमले हुए हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि आज सुबह भी जबरदस्त हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं और इसका जवाब भी ईरान में दिया है। देखिए, अगर ईरान पर हमले की बात की जाए तो हॉर्मुजगान, बुशैर, सिस्तान और बलूचिस्तान, खुजिस्तान और लेरिस्तान प्रांतों के इलाकों पर जबरदस्त इस हमलों का असर पड़ा है। ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि मरने वालों में 3 महिलाएं और 18 साल से कम उम्र का एक आदमी भी शामिल है, जबकि 47 लोग घायल भी हुए हैं और ये सब अस्पताल में भर्ती है। यानी कि जबरदस्त तरीके से ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है। इन हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब, बहरीन और इराक में हमला किया है। सऊदी अरब में ईरान ने 4 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है जब उसने हमला किया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका हमलों के जवाब में समंदर को नर्क बना देंगे। और इसी के बाद हम आपको बता दें कि करीब 2 जहाज उड़ाए गए हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि ये अमेरिका ने जानबूझकर किया है। देखिए, IRGC के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 तेल टैंकर माइन से टकरा गया और इनमें धमाका हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस स्ट्रेटेजिक रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को रोका था। यानी IRGC का कहना है कि हमने मना किया था कि आप उस रास्ते पर नहीं जाए। गार्ड्स ने कहा कि जिन टैंकरों पर माइंस लगी हुई थी उन्हें धोखा देने वाली अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भेजा था और उनमें आग लग गई और उसमें धमाके हुए। तो ये कहना है ईरान का कि जानबूझकर अमेरिका ने इन रास्तों पर इन जहाज़ों को भेजा ताकि वो देख सके कि यहाँ माइंस है कि नहीं है। ईरान के IRGC गार्ड्स ने कहा कि हमने मना किया था, इसके बावजूद भी वहाँ पर ये सारे जो जहाज़ थे वो गए हैं, जिसका खामियाजा उतने भुगतना पड़ा है। IRNA की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूएस हमलों की घोषणा के तुरंत बाद ईरान के सेंट्रल शहर यज़्द में 5 धमाके सुने गए। एक और सरकारी एजेंसी मेहर ने देश के दक्षिण के कई प्रांतों में धमाकों की खबर दी है। अमेरिकी हमलों पर ईरान का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, सरकारी न्यूज एजेंसी IRIB के मुताबिक ईरानी मेजर जनरल मोहसेन रजाई, जो कि मुस्तफा खामनेई के काफी ज्यादा करीबी है, उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में यानी कि 2 से 3 दिन और यूएस ने इसी तरह से हमले जारी रहे तो फिर इसके बाद ईरान जो जबरदस्त तरीके से हमला करेगा और जवाब देगा, अमेरिका सोच भी नहीं सकता है और ये जंग का दायरा वो बढ़ा देगा। बातचीत तो दूर की बात है, अब अगर 2-3 दिन और इसी तरह से हमले होते रहे तो फिर ये युद्ध भीषण होगा और ये युद्ध बहुत ज्यादा स्प्रेड होने वाला है, इस तरह से रजाई ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा और कोई भी राजनीतिक बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहने वाला है। यानी उनका कहना है कि ईरान से सटा कोई भी राजनीतिक बॉर्डर है, चाहे वो हमारे कितने भी करीबी हैं, अगर वहां पर अमेरिका या अमेरिकी बेसेस हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। यानी अब कोई सुरक्षित नहीं रहेगा अगर ये अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो। ईरान ने ये कह दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुला था, लेकिन हालिया तनाव के चलते अब ये पूरी तरीके से एक तरह से के लिए बंद ही हो गया है। इस समुद्री रूट से गुजरने वाले टैंकरों पर हमले हुए हैं, जैसे यहां पर यातायात बहुत ज्यादा कम हो गया है या कह लीजिए कि ना के बराबर रह गया है। इसने दुनिया के बड़े हिस्से की चिंता बढ़ा दी है। खासतौर से खाड़ी देश को अपने तेल और गैस के एक्सपोर्ट की चिंता अब सताने लगी है कि आखिर वो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। और ऐसे में तेल गैस से संपन्न खाड़ी देश इस रूट के विकल्प को खोज रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। अब जो नई रूट को खोजा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं कि अब क्या विकल्प निकाला जा रहा है अरब देशों की तरफ से। देखिए, हमले तो हो ही रहे हैं, साथ ही व्यापार में नुकसान हो रहा है और देश की जो हालत है वो तो अलग ही।
अब जो खाड़ी देश है वो नई पाइपलाइनों और एक नए बंदरगाह के जरिए भविष्य में किसी भी रुकावट से निपटने की तैयारी कर रही है। एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों का कहना है कि ईरान कुछ महीनों तक हॉर्मूज का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं करेगा। यानी जो ईरान हॉर्मूज को लेकर बिल्कुल है, उसका कहना है कि अब यहां से ऐसा है कि वो यहां से अब जो उसके जो गार्ड्स हैं उनको नहीं हटाने वाला है और वो यहीं पर रहेगा और ये उसका अधिकार है। तो अब कहना ये है, एक्सपर्ट का मानना यह है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक आप हॉर्मूज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसका विकल्प ढूंढा जा रहा है। विशेषज्ञों का तर्क है कि युद्ध ने दुनिया को हालात के हिसाब से ढलने और ऊर्जा के लिए सिर्फ एक संकरी रास्ते पर अपनी भारी निर्भरता कम करने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि लंबे समय में ये विकल्प कितने कारगर होंगे, इस पर राय अभी भी बटी हुई है, क्योंकि रातों रात तो चीजें नहीं हो जाएंगी, रातों रात तो कोई विकल्प तैयार नहीं हो जाएगा। ईरान पर हमले यानी कि 28 फरवरी को जो संघर्ष शुरू हुआ था, उससे पहले दुनिया का 5वां हिस्सा यानी करीब करीब 20% तेल और गैस का व्यापार हॉर्मूज स्ट्रेट से होता था। इससे बाकी दुनिया को रोजाना 2 करोड़ यानी कि कम से कम 20 मिलियन बैरल तेल मिलता था। एक्सपर्ट का दावा है कि लड़ाई फिर से शुरू होने के बावजूद ग्लोबल ऑयल मार्केट में इस वक्त घबराहट बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है, जो पहले हमले में दिखाई दे रही थी। यानी कि घबराहट कम हुई है, जिसकी वजह है आपातकालीन योजनाएं। एडवाइजरी कंपनी क्रिस्टोल एनर्जी के सीईओ डॉक्टर नकली ने सऊदी अरब के वैकल्पिक रास्ते यानी कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने एक्सपर्ट का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हटाकर अपनी उस पाइपलाइन में भेजना शुरू कर दिया है, जो पूरे देश से होते हुए रेड सी यानी कि लाल सागर तक जाती है। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन 1980 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था और यह सऊदी अरब में 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के जरिए कच्चा तेल ले जाती है और पूर्व में अब बैक ऑयल प्रोसेसिंग सुविधा को पश्चिम में यानबूस के रेड सी पोर्ट से जोड़ती है। वहां से सऊदी तेल टैंकरों में भरा जाता है और फिर रेड सी से होते हुए स्वेज नहर के जरिए यूरोप या फिर बाबल मंदेब से गल्फ ऑफ एडन तक ले जाया जाता है और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखिए, इस तरह के विकल्प की अब तलाश की जा रही है, क्योंकि अब अरब देशों को भी पता है कि हमले वो ऑलरेडी झेल रहे हैं, स्थिति खराब हो रही है। अगर ऐसे में व्यापार भी बंद हो गया तो फिर उनका होगा क्या। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, गाजा पट्टी में भी लगातार हमले हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। गाजा पट्टी में एक दर्दनाक घटना उस समय सामने आई जब एक फिलिस्तीनी के जनाजे के दौरान हमला हुआ और कम से कम 7 लोगों की इसमें मौत हो गई, 22 अन्य घायल हो गए हैं। गाजा पट्टी में एक जनाजे यानी कि अंतिम संस्कार के दौरान हुए इजरायली हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22 अन्य लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये जानकारी एक स्थानीय अस्पताल ने दी है। घटना के संबंध में इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं मिली है। नुसैरात शरणार्थी शिविर स्थित अल अवदा अस्पताल ने हताहतों की संख्या की पुष्टि करते हुए बताया कि हमला उस समय हुआ जब लोग शुक्रवार को पहले हुए एक अन्य इजरायली हमले में मारे गए एक फिलिस्तीनी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। तो देखिए, गजा की स्थिति तो बहुत खराब है। गजा में लगातार हमले हो रहे हैं, इसराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसराइल हमले करता है और उसके बाद अगर बोलिए कि वहां पर मौत हो गई है तो उस पर चुप्पी साध लेता है। ये मतलब किस तरह से इजराइल करता है वो सब जानते हैं। वहां पर रहने वाले पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हालात है गजा के, सब जानते हैं। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया ग्रुप यानी कि इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक IRI ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $10 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। ग्रुप का दावा है कि 2020 में हुए उस अमेरिकी ड्रोन हमले का बदला है जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया नेता अबू मेहदी अल मुहद्दिस मारे गए थे। ईरान के प्रेस टीवी के अनुसार ग्रुप ने कहा कि यह पैसा उनके सदस्यों और समर्थकों से मिला है, चंदे के तौर पर उसे इकट्ठा किया गया है। 16 जुलाई के एक बयान में ग्रुप ने कहा कि वो ये इनाम उस व्यक्ति को देगा जो ट्रंप को मारता है या फिर दूसरों को ऐसा करने के निर्देश देता है, या एक व्यक्ति, समूह, संगठन या संस्थान के तौर पर इसमें मदद करता है। अब आपको बताते हैं ये संगठन क्यों मारना चाहता है। तो समूह ने सुलेमानी और अल मुहद्दिस की मौत के ट्रंप को ही जिम्मेदार इसके लिए ठहराया है।
लोगों, समूह और संगठनों से उनकी हत्या करने या उसमें मदद करने को कहा है। यह घोषणा तब हुई है जब ट्रंप ने इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान 2020 के ड्रोन हमले का सार्वजनिक रूप से जिक्र किया। बैठक के दौरान ट्रंप ने उस ऑपरेशन का बचाव किया जिसमें सुलेमानी और मुहंदिस मारे गए थे। अरब समाचार आउटलेट अशर्क अल अवसत के अनुसार ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने पहले कार्यकाल में उसे मार डाला। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज कहानी कुछ और होती। असल में मुझे लगता है कि ईरान के नेता सुलेमानी से डरते थे। तो इस तरह की बातें ट्रंप ने की, यानी कि जस्टिफाई करने की कोशिश 2020 के उस हमले की और इसी के बाद अब इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इधर अगर ईरान की बात की जाए तो वो अपनी जितने जो प्रॉक्सीज हैं उनको एक साथ आने की और एकजुट होने की का आह्वान किया है ईरान की तरफ से अगर ये युद्ध बढ़ता है तो। और साथ ही ईरान ने कह दिया कि देखिए अब ऐसा है कि अब हर मोर्चा खुल जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध पहले से चल रहा है। इधर अगर सऊदी अरब की बात की जाए और हुती की बात की जाए तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और कह रहे हैं कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब इस युद्ध के बाद धीरे धीरे लोगों को डरा रही हैं कि अगर तमाम मोर्चे खुलते हैं और ईरान अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो फिर क्या ट्रंप और अमेरिका के हमले ईरान पर रुकेंगे? क्योंकि 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम डेडलाइन दी गई है ईरान की तरफ से और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वॉर और ज्यादा एक्सकेलेट होगा और ज्यादा बढ़ेगा और ये दिक्कत पूरी दुनिया के लिए आने वाली है। इसलिए पूरी दुनिया इस हमले और लगातार हो रहे एक दूसरे पर वार पलटवार को लेकर डरी हुई है। पिछले आगे आने वाले आप देखिए, आज शनिवार है फिर रविवार है और इन 2 दिनों में हम देखते हैं कि किस तरह से हमला होता है। ये इतिहास रहा है और पीछे जब से युद्ध छिड़ा है तब से हम देखते हैं कि किस तरह से शनिवार रविवार को तो जबरदस्त हमले होते हैं। अब ये किसकी तरह से कैसे किस तरह से हमले होते हैं इस पर लगातार मेरी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप अपना कमेंट जरूर करें।